जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th का यानी कि मैं बात करूंगा कक्षा 10वीं का जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो है आप लोगों को उसका वीडियो जो है आपको मिल रहा था और लगभग आप देखोगे तो आपका चैप्टर जो है वो समाप्ति के कगार पे है। और जहां तक लगता है कि हार्डली 2 से 3 वीडियो यानी कि मोस्टली 3 वीडियो जा सकता है, लेकिन 2 वीडियो में क्या होगा चैप्टर में खत्म करने का मैं कोशिश करूंगा। तो 2 वीडियो में क्या होगा कि आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज के इस ज्योग्राफी वर्क का जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग बात करेंगे जो आपका चैप्टर था वन और वन्यजीव संसाधन। तो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक आपका क्या है, भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण। तो अभी तक हम लोगों ने वन और वन्यजीव संसाधन के ह्रास के कई कारणों के बारे में हम लोगों ने देखा और साथ साथ में देखा कि किन मल्टीपल कारणों के कारण संसाधनों का ह्रास हुआ और किस तरह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है, उस पे हमारे जो भी सरकार है उनका क्या काम है। हम लोग इसके नीचे देखेंगे कि सरकार द्वारा बहुत सारे किए गए ऐसे काम है जैव विविधताओं को रोकने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे और अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक पे स्पेशली कि आखिर संरक्षण क्यों करना चाहिए, संरक्षण क्या है और संरक्षण करने से क्या फायदे हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और एक वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, द टाइगर प्रोजेक्ट, या मैं बोलूँगा प्रोजेक्ट टाइगर, या मैं बोलूँगा कि बाघ, मैं बोलूँगा कि जो बाघ को बचाने के लिए सरकार द्वारा जो भी काम किए गए। और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर लेंगे सेंचुरीज के बारे में यानी कि अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक को शुरू करने से पहले कि आखिर टॉपिक क्या है, वन और वन्यजीव संसाधन का संरक्षण। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि संरक्षण का मतलब होता है बचाव। क्या होता है, बचाव। यानी कि आप वन और वन्यजीव संसाधनों का किस प्रकार से बचाव करोगे, ये आपका टॉपिक है। तो अब एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, मैं आपसे पूछ दूं। सवाल यह है कि आप ये बताइए कि विकास और विनाश, यानी कि अगर मैं विकास करना चाहता हूं तो इस पर संसाधनों का विनाश होगा, तो क्या यह सही है अथवा गलत है। मैंने क्या बोला कि विकास जो है संसाधनों के विनाश से जुड़ी हुई है। ये इस बात को आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सत्यता बताना है कि किस प्रकार विकास जो है संसाधनों के विनाश से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके माइंड पे ये सवाल चल रहा होगा, आंसर नहीं अगर आता तो मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति विकास करना चाहता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, संसाधन का विनाश करेगा। यानी कि अगर किसी क्षेत्र का ज्यादा मात्रा में विकास हुआ है तो उस क्षेत्र में उतना ज्यादा संसाधनों का विनाश हुआ होगा। यह आप कान खोलकर सुन लो। यानी कि विकास जो है वो विनाश से संबंधित रखता है। अब आप बोलोगे कैसे, अब समझो मेरा बात। अगर मान लिया जाए एक व्यक्ति है जो क्या करता है, कुर्सी बनाने का काम करता है, कुर्सी लकड़ी का कुर्सी बनाने का काम करता है। तो आप ये बताओ कि अगर ये व्यक्ति कुर्सी बनाना छोड़ देगा तो क्या ये अपना परिवार का लालन पालन कर सकता है, आप बोलोगे नहीं। क्या ये दिन का एक कुर्सी बनाएगा तो ये अमीर आदमी बन सकता है, आप बोलोगे नहीं। क्या ये 2 कुर्सी बनाएगा तो अमीर आदमी बन सकता है, आप बोलोगे नहीं। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर इसके डेली की जितनी आवश्यकता है, जितनी पैसे की आवश्यकता है, उतना कुर्सी का बनाने के बाद इसको और जितना ज़्यादा ये एक्स्ट्रा कुर्सी बनाएगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपना विकास कर सकता है। यानी कि ये जाहिर सी बात है कि अगर ये व्यक्ति कुर्सी का बिजनेस करता है तो ये कुर्सी बनाना कभी नहीं छोड़ेगा और ये जब तक कुर्सी बनाएगा तब तक लकड़ी काटेगा और ये जब तक लकड़ी काटेगा संसाधनों का विनाश होता ही रहेगा। यानी कि विकास जो है वो संसाधनों के विनाश से क्या है, जुड़ा हुआ है, परस्पर मैं बोलूंगा कि अंतर संबंध रखता है। तो अब बात किया जाए कि आखिर संसाधनों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। यानी कि अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं यानी कि संसाधनों को बचा रहे हैं तो आपका बोलने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो लोग संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे होंगे, उनका उपयोग कर रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड मेरा बोलने का मतलब है अगर मान लिया जाए कि आप जो काम 1 रुपया में कर सकते हो उसके लिए 10 रुपया खर्चा क्यों करना। जो काम पेड़ के टहनी से हो सकता है उस काम के लिए पेड़ को क्यों काटना। समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि जो चीजें छोटे चीजों से हो सकता है उसके लिए बड़ा बड़ा चीजें करना, ये मेरे हिसाब से मूर्खता है।
यानी कि अगर आप मान लिया जाए कि आप अगर 2 बाल्टी से नहा सकते हो तो उसके लिए 4 बाल्टी उपयोग करना ये गलत बात। जैसे आप लोग बचपन में सीखे होगे कि जब रूम से निकलो तो क्या करो, पंखा का स्विच बंद कर दो, लाइट का स्विच बंद कर दो। अब रूम में है कोई नहीं और लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये जो सारी चीजें होती है गलत बातें होती है, तो उनको सुधारना ही क्या कहलाता है, आपका कहीं ना कहीं संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो आखिर संरक्षण क्यों करना चाहिए, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि विकास जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है संसाधनों के विनाश से। यानी कि जितना ज्यादा आप विकास करोगे संसाधनों का उतना ज्यादा आपको उपयोग करना होगा। तो यानी कि वन और वन्य जीवों का जो तेज गति से विनाश हो रहा है या मैं बोलूंगा उपयोग हो रहा है, तो उसके कारण क्या करना चाहिए, हमें इनका यानी कि वन और वन्यजीव संसाधन का संरक्षण करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर मान लो मैं संरक्षण कर दूंगा, इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, आप ये बताइए। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता जो होती है वो बनी होती है। अब पारिस्थितिकी विविधता क्या है, मैंने आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र पे पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां ही क्या करती हैं, पारिस्थितिकी विविधता का निर्माण करती हैं। अब जैसे आप देखोगे अगर मैं पक्षी का मैं बात करूं तो क्या पूरे एशिया पे, पूरे भारत पे या पूरे विश्व पे क्या केवल एक ही प्रकार के पक्षियां पाई जाती है, क्या आप बोलोगे नहीं। अगर मैं एक पैरोट का बात करूं, तोता का बात करूं, तो क्या तोता की केवल एक प्रजाति पाई जाती है क्या, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर नहीं। आप बताओ, हम लोग एक साधारण से जैसे मैं बोलूंगा कि आप देखोगे कि नॉर्मली हम मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची की भी कई प्रजातियां होती हैं। तो उसी तरह जैसे हम लोग चिकन खाते तो चिकन की भी कई प्रजाति होती है, एक पोल्ट्री होता है, एक देहाती होता है, एक जगह कहाँ पता नहीं और कौन से होते हैं। बकरे देखोगे, बकरे की कितनी ज्यादा प्रजातियां होती हैं। तो ये जो विविधता होती है उसको बना के रखता है भाई। आप सिंपल सा बात है, आपने पढ़ा होगा कि संसाधनों के विनाश में एक सबसे बड़ा जो अहम योगदान था कृषि का था, और वो कृषि भी क्या था, तो वानिकी कृषि। तो वानिकी कृषि में होता क्या था कि अगर मान लो इस क्षेत्र पे, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, पलास है, जामुन है, साल है और ये सारे हैं। अब मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में साल के पेड़ का डिमांड बढ़ गया और लोगों को पता था कि आने वाले 10-12 साल में साल के पेड़ों का बहुत ज्यादा डिमांड होगा। तो अगर इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पेड़ उपजाए जा रहे थे तो अब इस क्षेत्र का लोग क्या करेगा, कृषक क्या करेगा कि अब साल का डिमांड बढ़ रहा है तो साल का उपज ज्यादा मात्रा में करने का कोशिश करेगा और बाकी पेड़ों को काटना शुरू करेगा और साल को लगाना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के लिए जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे उनका विनाश होना शुरू हो जाएगा। अब जब उनका विनाश होना शुरू हो जाएगा तो ये जो अलग अलग प्रकार की विविधता है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो सबसे अच्छी क्या चीज है कि संरक्षण होगा और पारिस्थितिकी जो विविधता है वो बनी होगी, पहला। दूसरा क्या होगा कि हमारे साधन संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा क्या होते हैं, आदि बने रहते हैं। अब आप ध्यान समझिएगा, अगर मान लो कि एक तालाब है किसी क्षेत्र में और इसमें पानी भरा हुआ है तो आपको यह पता होगा कि इस तालाब का उपयोग कोई आदमी नहाने के लिए कर रहा होगा, कोई आदमी अपने मवेशियों को धोने के लिए करता है, कई आदमी अपने घर के जो डेली उपयोग के लिए पानी है उसके लिए करता होगा। एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिससे जो इस पानी का उपयोग कृषि के लिए करता होगा और एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो इस पानी में मछली छोड़ता होगा, उसको पकड़ता होगा, बाजार में बेचता होगा। यानी कि इस तालाब के अगल बगल में जितने भी गांव है सब लोग क्या होंगे, इस वाले पानी से कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होंगे। अब मान लो इस तालाब का पानी सूख गया तो जो व्यक्ति इससे नहाता था, जो व्यक्ति इस पानी से कृषि करता था या जो व्यक्ति मछली पालन करता था, अब वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब जब वो प्रॉब्लम में आएंगे तो कहीं ना कहीं उससे डिनोटेड जितनी भी सारे वस्तुएं हैं वो प्रॉब्लम में आना शुरू होगा और एक एक करते करते क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी जो सारे संसाधन है जैसे जल, वायु और पानी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशु जीन्स विविधता को संरक्षित करती है। आप अगर मान लो कि आप क्या करो, जैसे मैंने क्या बोला कि एक क्षेत्र है जिसमें बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं लेकिन साल के वृक्षों का बहुलता कराया गया क्योंकि मांग ज्यादा था। तो जब साल के वृक्ष की बहुलता कराई जाएगी तो अन्य इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मैं बोलूंगा कि पेड़ पौधे उसको काट दिया जाएगा। तो जब काट दिया जाएगा तो इस क्षेत्र में केवल साल के पेड़ का बहुलता बढ़ेगा और बाकी जो भी था जैसे कटहल था, जामुन था या मैं बोलूंगा पलास था
उसकी विविधता कम हो जाएगी। तो ये अगर में संरक्षण किया जाए तो जैसे बाकी जो भी सारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो जनन प्रक्रिया है वो अच्छी होगी। यानी कि मैं बोलूँगा कि जो जीन्स है, इनकी जो जीन्स है वो अच्छे होंगे और इनसे उन जीन्स से मिलने वाले जो जाति होगा वो अच्छा होगा और अलग अलग प्रकार की हमको क्या मिलेगी, जातियाँ मिलनी स्थिति हो जाएगी। तो पहला क्या है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या मिलेगा, संरक्षण होगा और विविधता बनी रहेगी। दूसरा क्या है कि जो हमारे साध्य संसाधन, जो मुख्य संसाधन है जलवायु और मृदा, वो बनी रहती है। और तीसरा क्या है कि इससे क्या होगा कि जो विभिन्न जातियों का जो जनन है वो बेहतर हो जाएगा और जो वनस्पति और पशु जीन्स है वो हमको अच्छा मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं जैव विविधता क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। अब उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो आप देखोगे कि कुछ कृषक अभी भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने फसलों के लिए अभी भी क्या करते हैं, प्रारंभिक तरीके से क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो अब इस प्रारंभिक तरीके से खेती में क्या होता है कि मान लो कि मैंने इस साल खेती करा और इससे एक अनाज उत्पन्न हुआ। अब मैं क्या करूंगा कि अनाज का कुछ हिस्सा मैं रख लूंगा जिसको मैं अगले साल मैं अपने खेत पे डालूंगा जिससे मुझे अनाज मिलेगा और फिर मैं अगले साल उस बीज को डालूंगा, फिर अनाज लूंगा। तो ये लगातार क्या होगा, एक साल उत्पादन किया, कुछ मात्रा में रखा, फिर बीज के रूप में उपयोग किया, फिर कुछ मात्रा में रखा, उसको बीज के लिए उपयोग किया। तो अगर ये विविधता नहीं बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं ये जो बीज में रख रहा हूं वो खराब होता चला जाएगा और हमको ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं होगा और एक टाइम जाके जो कृषि जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरा देखोगे, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा जैव विविधता जो पाया जाता है वो जलीय जैव विविधता पाया जाता है और ये मोटे तौर पे मछलियों पे पाया जाता है। तो अगर जैव विविधता नहीं रहेगा तो आप देखोगे कि धीरे धीरे मछलियां जो होगी खत्म होने की कगार पे आ जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मछली मिलेगा ही नहीं। तो ये तो फायदा है। बात करेंगे आगे। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम के बारे में क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम क्या था, इसे कब लागू किया गया और इसके अंतर्गत क्या क्या काम किए गए, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आता है। तो मैं बात करूंगा भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम के बारे में। तो 1960 से 70 के दशक के दौरान ये एक समय था जिस दौरान कुछ लोगों को चुल मचा, इतना चुल मचा कि इन लोगों ने पर्यावरण संरक्षण करने के लिए क्या किया, नए राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम पर क्या किया, पुरजोर दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में ध्यान दिया। कुछ ऐसे वैज्ञानिक या कुछ ऐसे पारिस्थितिकी लवर नेचर के लवर उत्पन्न हुए 1960 से 70 के दशक के बीच में कि इन्होंने क्या किया कि पर्यावरण के लिए नए राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम पे क्या किया, इन्होंने जोर देना शुरू किया। तो पूछा जाएगा नए राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा डिमांड जो है कब बढ़ा था, तो अब क्या बोलोगे 1960 से लेके 70 के दशक का क्या है, पूरा का पूरा घटना है। अब हुआ क्या था कि इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम जो है आया और ये रक्षण अधिनियम कब आता है, तो 1972 में आता है। कब आता है, 1972 में आता है। तो जब रक्षण पे ज्यादा मात्रा में जोर दिया गया कुछ पर्यावरण संरक्षकों के द्वारा 1960 से 70 के बीच में, तो उसी दौरान क्या होता है, एक अधिनियम बनता है। जो अधिनियम क्या करता है, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम करता है और ये लागू कब होता है, 1972 में लागू होता है। तो अभी जब अधिनियम लागू हुआ तो इस नियम के तहत बहुत तरह का काम जो है किया गया। अब इनमें से कामों का बात करेंगे तो सबसे पहला काम क्या था, वन और वन्यजीवों के आवास के रक्षण के लिए अनेक प्रावधान किया गया। क्योंकि देखो सबसे पहला अगर मैं किसी भी चीजों का मैं रक्षण करूंगा, उसका मैं संरक्षण दूंगा, तो सबसे पहले वो कहाँ रह रहा है उसकी वैधता का पता करना होगा और उस वैधता के हिसाब से वो जिस भी क्षेत्र में रह रहा है उसके लिए मुझे अलग अलग प्रकार का कानून बनाना होगा। तो सबसे पहला काम क्या किया, वन और वन्यजीवों के आवास के रक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के कानून जो है बनाए गए, पहला काम। दूसरा क्या करते हैं, पूरे भारत से जो भी रक्षित जातियां होती हैं उनकी सूची तैयार की गई और उनके लिए प्रावधान किया गया। अब रक्षित जाति क्या होगा, ऐसी जाति जो लुप्त होने की कगार में है उनको क्या बोलेंगे, रक्षित जाति। उनकी सूची बनाई गई और उनके हिसाब से उनका रक्षण जो है उनके लिए प्रावधान की क्या किया जाएगा, कब उनको दवाई दिया जाएगा, कब उनको जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे क्या क्या प्रावधान किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चीज़ों पे भी जोर दिया गया। जैसे सबसे पहले बची हुई संकटग्रस्त जातियों को बचाव पर जोर दिया गया कि भाई सबसे पहले जो भी संकटग्रस्त जाति है उनको बचाना होगा। शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया कि भाई शिकार नहीं किया जाएगा। वन और वन्यजीवों के आवास के लिए कानूनी रक्षा पे भी क्या किया गया, जोर दिया गया।
और जंगली जीवों के व्यापार पर भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया और इन सभी चीजों पर क्या किया गया, भारी मात्रा में जोर दिया गया। तो अब इससे हुआ क्या, तो इन सभी कार्यों के बाद केंद्र और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव पशु विहार, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंचुरी का क्या क्या स्थापना किया। तो अब क्वेश्चन नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत तरह के अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, सेंचुरी के बारे में देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात को समझिएगा कि अब एक अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम पूछ देगा कि वन्यजीव रक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताना कि आखिर क्या क्या काम किया गया। तो बात करेंगे आंसर के बारे में। तो केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या था, गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था। तो जब सरकार ने देखा कि हमें क्या करना चाहिए कि वन्यजीव और वन्य संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, तो सरकार ने इसके लिए अलग अलग कदम उठाए। अब उसमें से देखा गया कि अब भाई देखो, अब सबका तो रक्षा करना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या किया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा खतरा में है उसके लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया। अब उस प्रावधान के तहत अगर मैं बात करूंगा, जो प्रक्रिया था, इस प्रक्रिया के तहत क्या किया गया, गौर कीजिएगा, बाघ पर, एक सींग वाला गेंडा पर, कश्मीरी हिरन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हंगुल, क्या बोलेंगे, हंगुल, और जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ के 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जैसे स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय जल का मगरमच्छ और जो घड़ियाल, जो 3 प्रकार के मगरमच्छ है। तो इनको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, बहुत तरह का कदम उठाया। तो पूछेगा सरकार द्वारा वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत किन किन जानवरों का रक्षण पे कदम उठाया गया। तब क्या बोलोगे, बाघ पर, एक सींग वाले गेंडे पर, साथ ही क्या बोलोगे, कश्मीरी हिरन पर, जिसको क्या बोलेंगे, हंगुल, और फिर क्या होगा, जो 3 प्रकार के जो मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्या क्या, तो स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय मगरमच्छ और घड़ियाल। और क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मगरमच्छ की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, 3 प्रकार की मगरमच्छ की प्रजाति पाई जाती है। बात करेंगे। और एक चौथा आपका क्या था, एशियाई शेर, और इसमें क्या किया गया, अन्य प्राणियों को शामिल किया गया, जिसके रख रखाव पर सरकार ने बहुत तरह का काम किया। अब नोट पे है, देखिएगा यहाँ पे नोट पे है, नोट क्या है, तो वन्यजीव अधिनियम के तहत 1980 से 86 के तहत संरक्षित जातियों को क्या किया गया, शामिल किया गया। और इन संरक्षित जातियों में आप देखोगे कि बहुत तरह के तितलियों को रखा गया, पतंगों को रखा गया, भृंग, तो तितली पता है, पतंग माने होते हैं कीड़े मकोड़े, और भृंग माने होते हैं, जिसका मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत तरह के ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, उनको भृंग बोलेंगे। और एक प्रकार के ड्रैगन फ्लाई, जिसको हम लोग इधर आसपास लोकेलिटी एरिया में बागडुल बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई को भी क्या किया गया, संरक्षित किया गया, और इनको भी संरक्षित जाति में लोगों सरकार ने रखा और इनके रख रखाव के लिए बहुत तरह का काम किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, 1961 ईस्वी में 6 पौधों की प्रजातियों को रक्षित प्रजाति के अंतर्गत रखा गया। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार कितने पौधों की प्रजातियों को रक्षित जाति के अंतर्गत रखा गया, तो आप बोलोगे 6। कब की घटना है, तो 1991 की घटना है। कब की घटना है, 1991 की घटना है, जब 6 पौधों की प्रजातियों को रक्षित प्रजाति के अंतर्गत रखा गया, यानी कि जिनकी संख्या घटती जा रही है और जिनकी बचाव का प्रावधान जो है सरकार द्वारा किया गया था। बात करेंगे आगे। तो अगला देख सकते हो टॉपिक क्या, बाघ परियोजना, और इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और 100% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। तो बात की जाए, टाइगर प्रोजेक्ट विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1973 में किया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्यूजन में होते हैं, पूछेगा बताइए वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया, 1972 में, और टाइगर प्रोजेक्ट या मैं बोलूंगा बाघ परियोजना कब शुरुआत किया गया, तो 1973 में, 1 साल के बाद। तो इसकी शुरुआत का कारण का मैं बात करूंगा कि क्या कारण रहा कि बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया। तो कारण क्या था, तो 1973 ईस्वी में अधिकारियों ने पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या कितनी थी, लगभग 55,000 था। यह माना गया था कि बाघों की संख्या कितनी है, लगभग 55,000 है। लेकिन जब 1973 का समय आता है बीतते बीतते, तो ये जो संख्या वो घटकर 1827 हो गया। कहा 55,000 बाघों की संख्या घटकर कितना हो गया, 1827 हो गया। तो इसी के कारण बाघ परियोजना लाया गया। कितना में, 1973 में बाघ परियोजना लाया। तब आपके मन में सवाल होगा कि सर आखिर इतना जो संख्या में कमी हुआ, तो कमी का क्या कारण था, इस पे बात करेंगे। तो कमी का कारण, सबसे पहला कारण क्या है, तो बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है, पहला है बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, सबसे पहला कारण। दूसरा क्या है, आवास स्थलों का सिकुड़ना।
अब सिकुड़ने से क्या मतलब है, मान लो कि इतना बड़ा जंगल है, अब इस जंगल में बाघ रहा करता था, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या करेंगे कि आप मैदानों से उठकर आप जंगलों की ओर आना शुरू करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति जंगल में आएगा तो आसपास का जंगल को साफ करेगा कि नहीं करेगा, तो उससे क्या हुआ, जंगल का क्षेत्र कम होता गया और बाघों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी, कम होती गई। दूसरा क्या है कि भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कमी होना ये एक है, क्योंकि देखो बाघ तो मांसाहारी है, अब इसको क्या चाहिए, मांस चाहिए। तो ये जिन जातियों का शिकार कर रहा था उनकी संख्या में कमी आने लगा, जिससे बाघ क्या हो गए, भूखे प्यासे मरना शुरू हो गए। तीसरा कारण क्या, चौथा कारण जनसंख्या में वृद्धि, और पांचवा कारण क्या आपका देख सकते हो, बाघों की खाल का व्यापार। और एक कारण है आपका, वो कारण क्या देख सकते हो आप, कि बाघों की हड्डियों का एशियाई देशों में औषधि में प्रयोग करना, और यह भी एक कारण है जिसके कारण बाघों को मारा जाने लगा और इनका विनाश होने लगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि बाघों का व्यापार सबसे अधिक कहाँ होता था। तो देखोगे सबसे अधिक मैं बोलूंगा तो भारत और नेपाल में दुनिया भर में जितने भी बाघ पाए जाते हैं वर्तमान में या पहले भी, तो उसका 2/3 भाग, यानी कि मान लो कि पूरे जंगल में अगर 3 बाघ है पूरे विश्व में, तो 2 भाग केवल आपको भारत और नेपाल में मिलेगा और 1 भाग जो है पूरे विश्व में आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराता है, और अतः यही देश जो है भारत और नेपाल, ये सबसे ज्यादा गैर कानूनी व्यापार करता है बाघों का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाघों का गैर कानूनी सबसे ज्यादा व्यापार कौन करता है, तो क्या बोलोगे, भारत और नेपाल क्या करता है, सबसे ज्यादा व्यापार करने का काम करता है। आप बात करेंगे बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है बाघ परियोजना का, तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि केवल बाघों की संकट जाति को बचाना नहीं, बल्कि बड़े आकार में जैव विविधता को बचाना। अब आप समझोगे कि जिन क्षेत्रों में बाघों को संरक्षित किया गया, बचाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र के जंगल को और उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भी रक्षित किया गया। तो इससे क्या हुआ कि एक तीर पे कई निशाने लागे गए, जैसे कि बाघों को बचाया गया, बाघों से जुड़ी हुई वनों को बचाया गया, और उन वनों में रहने वाले प्राणियों को बचाया गया। तो एक बड़े मात्रा में जैव विविधता को बचाने का क्या किया गया, काम किया गया। तो कभी पूछेगा बाघ परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, क्या बोलोगे, तो इस परियोजना का उद्देश्य केवल बाघों की संकटग्रस्त जाति को बचाना नहीं था, बल्कि बहुत बड़े आकार में जैव विविधता को बचाना भी क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बाघ परियोजना के कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। देखो कि इधर आपको परियोजना का नाम मिलेगा, इधर आपको राज्य मिलेगा कि परियोजना कहाँ शुरू हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पूछा जाता है, बताइए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में मिलेगा। आप गौर कीजिएगा कि अगर कोई आदमी अगर जिम करेगा, क्योंकि देखो इसका अभी नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी अगर वर्तमान में इसका नाम क्या है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर कोई व्यक्ति जिम करेगा तो क्या होगा, वो उड़ने लगेगा। तो आपको इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जिम करने से व्यक्ति उड़ता है, और उड़ने से क्या आपको याद रहेगा, उत्तराखंड। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका उत्तराखंड है। सुंदरवन का डेल्टा आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आपको ये भी पता होगा कि कलकत्ता की जितने भी लोग होते हैं, खास करके महिलाएं, वो बहुत सुंदर होते हैं, और कलकत्ता पाया कहाँ जाता है, तो पश्चिम बंगाल की ओर पाया जाता है, तो कलकत्ता आपका होगा। और यहाँ पे सुंदरवन का नाम, सुंदरवन का डेल्टा आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि सुंदरी नाम का वृक्ष इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। तो देखो अगर चोर है, उस चोर को पकड़ोगे तो बांधोगे, और बांध के कहाँ रखोगे, उसको बीच में ना रखोगे, साइड पे रखोगे तो भाग जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। बांधने से क्या होगा, चोर को बांधना, और वो रहेगा कहाँ पे, बीच में, और बीच का मतलब क्या होगा, मध्य प्रदेश। सरिस्का वन्यजीव पशु अभयारण्य ये कहाँ है, राजस्थान। तो राजा के घर में सोने का सिक्का पाया जाता है, याद रखिएगा, सरिस्का सिक्का, सरिस्का तो सिक्का कहाँ पाया जाएगा, राजा घर में। तो राजस्थान से क्या वर्ड याद रखिएगा, राजस्थान याद रखना है। और मनसा बाघ रिजर्व, तो मनसा कहाँ है, आपको कहाँ मिलेगा, देखिए मनसा माने मनसा मैया, तो मनसा मैया कहाँ मिलेगा, आसमान में। तो आसमान में से क्या मतलब याद रखिएगा, असम। और पेरियर बाघ रिजर्व कहाँ है, आपका केरल में। तो ये आपको याद रखना है, पेरियर बाघ रिजर्व कहाँ, केरल में। एक बार बता दूं तो आपको क्या पता होगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पश्चिम बंगाल में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मध्य प्रदेश में। और सरिस्का वन्य पशु विहार कहाँ है, आपका राजस्थान में। और मानस बाघ रिजर्व कहाँ है, असम में। और पेरियर बाघ रिजर्व कहाँ है, केरल में। और यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ध्यान से, और आपको क्या करना है, बता देना है। तो बात करेंगे आगे सर, मुझे लगता है टॉपिक यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा हम लोग उस पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल पे नहीं होते, करें चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलेगा, और सबसे पहले क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।